A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So we are starting with the analysis video for 28th of October. So here we see panel holds back its report on crime bills. So opposition has protested against the speed at which the bills they were reviewed by the parliamentary standing committee and there were lack of consultation. So when we talk about the functioning and the efficiency of even the parliamentary functioning, so रोल ऑफ ऑपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दो मेन चीजें हाईलाइट की गई है कि इवन जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बिल्स रेफर किए जाते हैं, सो उसमें भी एक फिक्स्ड क्या टाइम पीरियड, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कितना टाइम पीरियड है, अगर नहीं है तो क्या एक टाइम पीरियड होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग एफिशिएंसी है उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। एंड वो टाइम पीरियड अगेन इतना शॉर्ट टाइम पीरियड भी नहीं होना चाहिए कि जो अगेन बिल के में जो प्रोविजंस हैं वहां पे प्रॉपर डिटेल एंड डिस्कशंस जो है होने चाहिए, जो डिस्कशंस एंड डिबेट होने चाहिए उसको भी वो हैम्पर नहीं करना चाहिए। प्लस लैक ऑफ कंसल्टेशंस भी एड्रेस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली we are part of democracy, the whole system is working the principles of democracy, so consultations एक important element होता है। So here there are some of the recommendations by the standing committee. तो अगर हम recommendations की बात करें regarding these crime bills, so section 377 of the IPC, this will be retained for the cases of non-consensual intercourse with the adults and all acts of carnal intercourse with the minors. So this would be retained. The draft report seeks to retain section 497, which is regarding the adultery, making it gender neutral. So this is important element and recommends ki handcuffs they should not be used on economic offenders. तो ये एक again point of debate हो जाता है कि economic offenders के केस में handcuffs क्यों नहीं यूज किए जाने चाहिए। सो यहाँ पे भी अगेन एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो इसके भी पर्टिकुलर रीजंस अब हमें देखने पड़ेंगे कि कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, इसके पीछे रीजन क्या है। And then it rejects the opposition's contention on the Hindi nomenclature of the bills. So naming the bills in Hindi also, this is not, प्रॉब्लम। तो मतलब नेमिंग ऑफ द बिल्स में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि वो अगेन लोगों को कितना इजीली समझ में आ रहा है कि वो पर्टिकुलर लॉ है या जो बिल है किस चीज के बारे में है, अगर वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, जो ज्यादा इजी है, नेमिंग ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सो औशिक, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस थिंग? I think we regarded the bill, both Hindi and English is official language of India. So we can use Hindi for naming the bill. It is not national language but official language. हिंदी है तो आप विशल। सो यूज कर सकते हैं नेमिंग। और जहां तक बात हुआ है इसमें, तो ये टेकअप एग्जाम्पल टेकअप कर सकते हैं पूरा। और लेकिन मुझे समझ में नहीं है कि हैंडकफ शुड नॉट बी यूज फॉर इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो आई हाँ थिंक द यहाँ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से दैट ऑफेंडर, दे आर सेग्रीगेटिंग द ऑफेंडर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इशू एंड सोशल इशू, जो भी हाँ, क्राइम होता मतलब है। क्रिमिनल तो इश्यूज, वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, हम्म सिविल इश्यूज। सो इसके बेसिस पे मतलब ऑफेंडर इज अ ऑफेंडर। आप मेरे हिसाब से कैटेगराइजेशन और अकॉर्डिंगली आप हैंडकफ्स लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, ये अगेन पॉइंट ऑफ डिबेट है, बट जैसे मैंने बोला कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए। और दो इसमें छोटा सा पॉइंट है इसमें। पहला फर्स्ट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी हम्म। एंड दे रिव्यू बिल टाइम टू टाइम, तो एक रोल हो जाता है। सेकेंड इज देयर शुड बी a consultation from the opposition members also, जो उन्होंने अभी एक हाईलाइट तरह किए। से हाँ हाईलाइट किया। ठीक है मानसी, वी हाँ। कैन टेक अप नेक्स्ट वन। आई विल टेक अप दिस ओके dark सो pattern. We have डार्क। already talked about dark pattern. What is dark pattern? It is unfair practices uh, by the e-commerce or online companies, not particularly what we are talking about here, airlines. वो कोई भी हो सकता है। तो डार्क पैटर्न को कभी अच्छा चीज के लिए यूज कर सकते हैं एंड नेगेटिव चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो हियर we have already talked about this. You can watch the video of yesterday. Here the government, there is complaint by the airline. There is complaint about the practices by airline online travel agent that entail tricking consumer into making unintended purchases. मतलब कि ऑटोमेटिकली परचेस हो जा रहा है। आप इसमें टिकट बाय कर लेते हो
या फिर आप टिकट ऑनलाइन अगर काटते भी हो तो भी आपका अनइंटेंडेड परचेज बाकी सब चीज हो जाता है, तो इट इज कैन बी कंसिडर अंडर साइबर क्राइम। तो ये एक चैलेंज है कि क्या उसको कह सकते हैं साइबर क्राइम कि। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन हैज आस्क्ड लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो टू रेक्टिफाई इट्स वेबसाइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ मानसी, ये सिविल सिर्फ एविएशन की मिडिल क्लास का कॉन्ट्रैक्ट। नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम में है कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, डिजिटल कंपनीज हो गया, तो सब में डार्क पैटर्न यूजेस होता है। तो हम्म। पहले लोग के अंदर में अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं था, अभी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो दे हाँ, आर सेइंग दैट इज अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। और अगेन तो जो इट कैन डार्क बी पैटर्न कंस्टिट्यूट के अंडर। अराउंड, हाँ, हाँ, डार्क पैटर्न के अराउंड इशू भी है। ये एक कंपोनेंट भी होना चाहिए ऑफ द अपकमिंग ई कॉमर्स पॉलिसी एज वेल। सो वहां पे भी दिस शुड बी इंक्लूडेड। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली जो एग्जांपल सिविल एविएशन सेक्टर का है, तो एक जो माइनर चीज हाईलाइट की गई है कि जब आप एयर टिकट बुक करते हो तो सेपरेटली आपको अपनी सीट्स के लिए भी पे करना पड़ता है एज अ कंफर्मेशन। सो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप टिकट भी बाय कर रहे हो एंड सेपरेटली सीट के लिए भी आपको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये एक तरीके से अनफेयर प्रैक्टिस है, क्योंकि होता क्या है कि कुछ फ्री सीट्स भी अवेलेबल हैं एंड कुछ पेड सीट्स रहती हैं। बट अगर आपने एयर टिकट बुक करी है तो वो इन इटसेल्फ एक कंफर्मेशन हो जाता है कि यस यू विल बी गेटिंग अ सीट ऑन एन एयरप्लेन। सो उसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो दिस बिकम्स अनफेयर एंड दिस इज अ साइबर क्राइम। मानसी इसको शॉर्ट में ले सकते हैं हम्म। कि हाउ टू डील विद द ड्रग इशू एंड जो इशू ऑफ रेडिकलाइजेशन हाँ, या पहले बात कर स्टैग्नेशन, सकते हैं इकोनॉमिक कि स्टैग्नेशन पंजाब इन स्टेट पंजाब। में, हाँ, पंजाब स्टेट में मेजर इश्यूज क्या हैं। हाँ, द मेजर इशू इन पंजाब इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। जो वहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, हम्म। सेक्टर है, इट इज फ्यूडल डोमिनेटेड। तो जो प्रोडक्टिविटी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, तो कम है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हीट एंड राइस साइकिल। तो हाँ, दिस इज अ मेजर चैलेंज। तो सेकंड इज प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर। demographic dividend is either moving outside India towards the Canada, हाँ, or either they are entrenched into the drug culture or ड्रग, हाँ, uh, ड्रग radicalization। प्रॉब्लम। तो ये अपार्ट फ्रॉम इशू। और एक तो कैसे पोटेंशियल डील एरिया किया की जाए, बात तो करें नीचे तो में दिया। पोटेंशियल एरिया में हम स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं। हाँ, इसमें दिया हुआ है। हाँ, एथलीट अवॉर्डेड नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। न्यू स्पोर्ट्स। The government has implemented national sports policy in 2023. According to it, the new sports facility will be established. New states, each and every state will support one or more sports, and university will be established. So national sports policy is very important. एंड इवन कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग की भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि कुछ काफी मेजर प्रॉब्लम्स है जो स्पेसिफिकली पंजाब स्टेट के साथ एसोसिएटेड है। तो वहां पे अगर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आती है, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग को अगर प्रमोट किया जाता है एज अ मॉडल, अगर पंजाब स्टेट कुछ लेके आता है यूनिक मॉडल, तो वो भी एक कहीं ना कहीं बूस्ट रहेगा फॉर पैन इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर। कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ जो एक कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट एसोसिएटेड है स्पेसिफिकली फार्मर्स का, उसको एड्रेस करने के लिए एक मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है पंजाब स्टेट। सो वुमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। इसको अगेन मल्टीपल डायमेंशंस ऑब्वियसली हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स में रिसेंटली वी वर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में, वी हैव टॉक्ड अबाउट इनकम इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी। सो ये एस्पेक्ट्स हम टच कर चुके हैं। देन वन डे वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि अगर वुमेन एजुकेटेड है तो अ हस्बैंड कैन नॉट फोर्स अपॉन हर टू वर्क ओनली बिकॉज
कि शी हैज अ डिग्री, शी इज एजुकेटेड, तो इवन हाउस होल्ड लेवल पे भी एजुकेशन एंड वुमेन डेफिनेटली दे कैन प्ले वेरी उनका जो रोल रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में उनकी बात की गई है। एसडीजी गोल्स को मीट करने के लिए अगेन द रोल ऑफ वुमेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7 SDG goals are there, and when we talk about कि हमारा are we on track to achieve these goals by 2030, तो इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ ऐसे गोल्स है जिसपे वी आर ऑन ट्रैक, सम आर वेयर वी आर ऑफ ट्रैक, बट मोस्ट ऑफ द टारगेट्स ऐसे हैं जहां हम ऑफ ट्रैक है और एडिशनल फंडिंग हमें चाहिए, तो एक कॉस्ट ओवरबर्डन भी रहेगा। सो यहाँ पे भी वुमेन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। So herein we see कि the prevalent paradigm of the public policy is for the domain experts to determine best solutions क्या है in their respective areas, and for the government organization, even NGOs, to deliver them on scale. So education solutions which are working in Kerala, they will not be again suitable for the state of Bihar. Water management similarly, जो systems Rajasthan को suit करेंगे, they will not be again they will not fit into the model of or the challenges of Uttarakhand state. So environment, livelihood similarly, मतलब बहुत आप इसमें बहुत ज्यादा इसको डिवाइड कर सकते हो in terms of dimensions. So जो complex problems हैं उनको solve करने के लिए firstly bottom up approach होना important है। उसके अलावा लोकल सिस्टम सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कोऑपरेटिवली डेवलप्ड बाय द कम्युनिटीज। दे आर द ओनली वे द गोल्स of the SDGs, how we can basically achieve SDGs. So even agriculture sector में as we are seeing कि feminization of agriculture sector देखा जा रहा है, तो वहां पे भी water conservation में cropping pattern को भी कैसे positively influence कर सकती है women agricultures, women farmers. So एक ये important role हो जाएगा। And then in the value the women have in the care of working, तो crèche facilities and all of that, ये हम बात कर चुके हैं इसको पहले भी। And financial decision making भी, it is generally said कि women की जो financial management skills है comparatively that is better, so यहाँ पे भी they can help us. So women policy makers, female policy makers, even when we talk about in the whole exercise of formulating our budget, so इसको पैन इंडिया लेवल पे भी फिजिकल प्रूडेंस में अपना फिजिकल डेफिसिट टारगेट मीट करने में भी वुमेन पॉलिसी मेकर्स their representation number should also go up. So Ashik, you want to highlight? And I would add few points. We have discussed how Claudia Golden have won Nobel Prize in Economics in 2023 for her work in gender gap and gender wages in different sectors, कि कैसे women agriculture से जब मैन्युफैक्चरिंग में जाती है तो उनका जो परसेंटेज है इन द वर्क फोर्स वो कम रहता है, उसके बाद फिर सर्विस सेक्टर में बढ़ता है। तो देखा गया है कि जो इकोनॉमिक्स, हाउ इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द सोशल साइंस, पूरा उसका उन्होंने एक स्टडी किया। और सर्विस सेक्टर में जैसे जाते हैं इकोनॉमी, उसमें वर्क फोर्स में बढ़ते हैं विमेन का पार्टिसिपेशन, और उसके बाद फिर स्टैग्नेशन आ जाता है। तो एक अच्छा कंपैरिजन हाँ, था। मतलब उन्होंने एक ग्राफ दिया है, यू शेप्ड ग्राफ हाँ ऑफ हाँ द पैटर्न हाउ वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इट चेंजेस। सो जैसे कि आपने भी वो बताया भी कि एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, तो उस तरीके से वो चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। वी कैन टेक अप दिस वन, आई विल टेक अप। ओके, which India are must leverage ties with Qatar to free its citizen facing death penalty. So yesterday we were talking about this, that Qatar had granted 8 ex-servicemen death penalty on the charges of espionage. So what are the charges of espionage? They have not justified it, and I think Indian government is trying to negotiate and taking various option, legal as well as international option, to force to influence Qatar on its decision making. तो ये हो सकता है अलग, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द रिलेशनशिप between the Qatar and how Qatar is very important for India. So we can say that apart from strategic and defense cooperation, India sources 40% of LNG, liquefied natural gas, from Qatar. So Qatar provides 40%. So I think India should diversify its LNG needs to other countries also, like Venezuela, Nigeria, Russia, etc. India is also Qatar's third biggest source of import, particularly raw material for construction and fresh food item. Then additional 7 lakh Indian expatriates are integral part of Qatar's institution, industry and workforce. Basically, 7 lakh people who are employed in the Qatar,
दे आर सेंडिंग इंडिया मनी, तो रेमिटेंस जो है वो ज्यादा हाई है कतर से। तो आई थिंक दीज थ्री एरियाज आर इम्पोर्टेंट। और इशू क्या है कतर के साथ? पहली बात इंडिया का वो भी हाईलाइट करना चाहिए। पहला इशू है कि जो कतर का जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अरेबिक कंट्रीज। अरेबिक मतलब मेजरली लेड बाय सऊदी अरेबिया एंड UAE over the issue of Israel Palestine also, Abraham Accord also, and then second is supporting of Hamas and Muslim Brotherhood. कतर का थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसके कारण देयर आर फ्रिक्शन बिटवीन द इंडियन स्टेट एंड कतरी स्टेट, and this has led to various issues in the Arabic countries. Like in 2017 Qatar was blockaded. The Gulf country had blockaded Qatar, and उसके बाद रिलेशनशिप आपस में उनका ठीक हुआ है। तो ये एक ओवरऑल कतर और इंडिया का रिलेशनशिप हाईलाइट मैंने किया इसमें। हम्म। आपको कुछ भी ऐड करना है, मानसी? नहीं, मैं इसमें तो तो इतना ही है, बाकी तो और कुछ नहीं है। जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो इस इशू के अराउंड हमने सारी डिटेल्स ले ली थी हम्म, कि तो सोल्यूशन ये है कि इम्पोर्टेंट ले ले, आईसीजे, हाँ। हाँ, या तो बायलेटरली आप पहले एफर्ट्स लो, अगर वहां पे सॉल्व नहीं हो रहा तो देन देयर इज अ नीड टू गो टू आईसीजे एंड अब पहली डेफिनेटली। बात है ना कि मिस्ट्री है, दे हैव नॉट हाँ, वो सेट्स जो पर्टिकुलर डेटा है, चार्जेस। हाँ, डेटा जो वो नहीं ऑफिशियली पता। किया उन्होंने, हाँ। हाँ, और चीज़ सो इंडिया चाइना पार्टनरशिप एंड ग्लोबली क्या उसकी पोटेंशियल हो सकती है। सो दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड चाइना। So Asian civilizations have been living aside, फर्स्ट side में by क्या side. मानसी, वी कैन डिस्कस शॉर्ट में, और हम्म। उसके बाद फिर पढ़ सकते हैं क्या मिस हुआ है हम लोग से। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया चाइना का फाइव फाइव टू सिक्स एरियाज है। पहला है कि हिस्टोरिकल टाइज है, सिविलाइजेशन टाइज है विथ हम्म। रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकेंड वुड बी द north and south cooperation in the WTO, uniform UNSC reform, and in other specific areas, so that India and China will become the beacon for global growth for developing and underdeveloped countries of African countries and Asian countries. तीसरा हो गया कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के लिए भी एक वॉइस रहेगा चाइना। एंड फिफ्थ इज, पहला ये, तीसरा, ठीक है देखते मैं तो, फिर आप ऐड कर देना इसमें। ठीक है। हाँ तो लिखा यहाँ पे, सेलेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म, ठीक। हाँ, मतलब ब्रॉडर एरियाज तो आपने कर दिया। रीजनल कोऑपरेशन में और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे वी आर पार्टनर्स। एंड एक ये एरिया हो सकता है रीजनल कोऑपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेड आप हाईलाइट कर चुके हो, ट्रेड में भी इंडो पैसिफिक रीजन और वहां पे भी वी कोऑपरेट, सो चीजें और सॉल्व होती हुई दिखाई दे सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जब बात करते हैं अगेन पोटेंशियल एरिया की, तो एशिया, एशियन लेड सेंचुरी में इंडिया और चाइना का बहुत प्रोमिनेंट रोल रहने वाला है। सो वहां पे भी द रोल इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारी इवन फॉरेन पॉलिसीज की बात अगर हम बात करें, तो 5 principles ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस के ऊपर our relationship is based and has been working upon even our international relations since 1950s. So that's a part. So I think मानसी, देयर areas इज to वन highlight. टर्म Okay, which term? नीचे में, सेलेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म, लास्ट सेकंड लाइन। True हाँ, multilateralism. दो डिफरेंस क्या है दोनों में? Hmm. डिफरेंस ये है कि इंडिया सपोर्ट करता है ट्रू मल्टीलैटरलिज्म, Hmm. कि वर्ल्ड में हर एक कंट्रीज का डुओपोलर नहीं होना चाहिए, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, लेड बाय यूएस एंड चाइना। इंडिया मतलब इंडिया सपोर्ट्स का, मल्टीलैटरलिज्म हाँ। इन ब्रिक्स, G20। लेकिन चाइना का है कि मेरे लोग साथ में रहेंगे, वही मल्टीलैटरलिज्म है, बाकी लोग जो अलग है वो यूएस का ब्लॉक है। एक तरह से उनका एक क्रिटिसिज्म रहता है कि वो तो बोलते हैं कि इंडिया का, G20 है यूएस का ब्लॉक, G7 है यूएस का ब्लॉक, और हम्म। इंडिया भी सपोर्ट करता है यूएस को। तो उनका जो कॉन्सेप्ट दिमाग में है वो सिलेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। जहां पर वो रहेंगे तो वो मल्टीलैटरलिज्म है, और जहां पर इंडिया रहेगा यूएस के साथ तो वो मल्टीलैटरलिज्म नहीं कहलाए उनके अकॉर्डिंग। हाँ, यहाँ पे तो सेंस लिखा भी है कि चाइना का जो डबल स्टैंडर्ड। मल्टीलेटरिज्म है, डबल स्टैंडर्ड। तो जब हम चाइना के BRI प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो वहां पे तो चाइना चाहता है कि कंट्रीज उसके साथ कोऑपरेट करें, और जब चाइना की खुद पे बात आती है तो चाइना सेल्फ असर्टिव हो जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर हम चाइना की एक्टिविटीज देखेंगे, तो ये एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स हो गए, और इट इज आयरॉनिकल।
एट द सेम टाइम। और इंडिया में अगर ट्रू मल्टीलेटरिज्म हम बोल रहे हैं कि इंडिया का इज अ फॉर्म ऑफ ट्रू मल्टीलेटरलिज्म, तो हमारा कहीं ना कहीं एक ही स्टैंड रहता है। इट इज नॉट चेंजिंग विद न्यू डेवलपमेंट्स या चैलेंजेस। सो हम एक यूनिफॉर्म तरीके से मल्टीलेटरिज्म को स्प्रेड एंड सपोर्ट कर रहे हैं। So this is going to be basic difference, and जो आपने example cite के definitely they are also exactly relevant to these two areas. Apart from this, चाइना के यहाँ पे contributions की बात की गई है, so ठीक है, since we see कि कुछ ऐसे वी हैव areas कवर्ड जहाँ पे मानसी दिस, China, वही लिखा हुआ सेम। हाँ वही ग्लोबल लिखा, साउथ कंट्रीज टू बिल्ड ओपन इंक्लूसिव क्लीन ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वही लिखा। हाँ ग्लोबल साउथ और ये सब एरियाज तो मेंशन है ही। बट कुछ ऐसे एरियाज अभी ऑफ लेट हम बात भी कर रहे हैं कि कंट्रीज हैव रियलाइज दैट थिंग कि चाइना का वी कैन से कि कुछ ऐसे आप बात कर सकते हो मिनरल्स हैं या जहाँ पे चाइना डोमिनेट करता है ग्लोबल सप्लाई में। सो कंट्रीज डेफिनेटली हैव रियलाइज फॉर दैट, एग्जाम्पल अगेन रेयर दे आर अर्थ मेटल सिंपलीफाइंग दैट। 60-70% है हम्म। चाइना का डोमिनेशन। हाँ यू कैन टेक किस में कह रहे हो 60-70% डोमिनेशन है? रेयर रेयर अर्थ मेटल रेयर अर्थ लैंथेनियम में, एंड, हाँ, हाँ लिथियम और उन उसमें सब में। से। यस दैट इज ट्रू। सो इवन एपीआई की जब हम बात करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है टू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स, तो इवन इंडिया भी समवेयर अराउंड 90% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है फॉर द एपीआई ओनली फ्रॉम चाइना। सो ये कुछ एरियाज है जो अगेन हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा सप्लाई में, तो अगेन सारी चीजें दे वुड नॉट बी एबल टू ब्रिंग इन टू सिंक, तो सप्लाई इफेक्ट होगा, डिमांड अगर सपोज स्पेसिफिकली पैंडेमिक के टाइम पीरियड में, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर वहां पे सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, तो इट इज अगेन क्वेश्चन अबाउट सेविंग ह्यूमन लाइव्स। सो हेलियम को हम ले सकते हैं, हाउ बेसिकली इट इज सो रिस्की, एंड helium is a murder weapon. So it is odorless, it is tasteless, and at the same time, it's lethal. So Ashik, you can take this up, and we can, just take up only the important areas around helium. मतलब characteristics तो यहाँ पे keywords में mentioned ही हैं. So महाराष्ट्र में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है, 2 women allegedly they have killed their 5 family members by lacing their food with poison. So basically type of poison है thallium. मानसी बेसिकली थेलियम जो है ना, वो लैंथेनाइन और उसमें सीरीज में आता है, और ग्रे मेटल है, और इसको यूज किया जाता है इन वेरियस फॉर्म्स। वैसे मरकरी है ना, हम्म। वैसी थेलियम रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो इसको सीटी स्कैन हो गया या फिर एमआरआई स्कैन हो गया, तो जो मशीन है ना उसके अंदर में कुछ मात्रा में होता है ठीक। रेडियो एक्टिविटी के कारण। हम्म। लेकिन इसको अगर यूज करेंगे इंसान के ऊपर से मरकरी को, हम्म। स्लाइट अमाउंट भी अगर मरकरी बॉडी के अंदर जाता है हाँ। तो इट इज पॉइजनस। वैसे ही थेलियम भी पॉइजनस है। हम्म। तो इट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल बट पॉइजनस, इसलिए। हाँ लीथल है। तो हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट ये है ऊपर वाला में कि पुलिस संस्था में क्रिमिनल फोरेंसिक होना चाहिए जो यूज करे टेक्नोलॉजी। अभी इतना साल से पता चल नहीं सका, क्योंकि थेरियम थेरियम को कैसे जांच सके, बताए ना, कैसे हम्म। इसको प्रूव कर हाँ। सके। तो अगर क्रिमिनल फोरेंसिक अगर स्ट्रांग होगा, और जो भी स्टाफ काम करते हैं पुलिस विभाग में, उनको भी एक स्किल सेट होगा विथ रिगार्डिंग टू क्रिमिनल फोरेंसिक और डेटा मैनेजमेंट, कि मेरे पास कैसा कैसा केस आया था पहले भी, और इसमें क्या क्या सोल्यूशन निकला था। अगर वो कंपाइलेशन एक जगह होगा, तो आई थिंक द केस वुड बी इजिली सॉल्व और मोर इफेक्टिवली सॉल्व इन और इस फ्यूचर। पे कोई स्पेसिफिक लॉ है हमारे पास इंडिया में कि नहीं? सो आईपीसी की सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 328 इज स्पेसिफिकली अबाउट पॉइजनिंग, देन 120B इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सो ये तो क्राइम से रिलेटेड हो गया, बट पॉइजनिंग का एक ये तो सेक्शन। है, हाँ। और पॉइजनिंग का है ही, लेकिन जो लॉ है ना क्रिमिनल फोरेंसिक वाला, वो भी है कि आप हम्म। एनसीआरबी भी यूज कर रहे, जो एक हाँ। डेटाबेस हो गया एफआईआर हम्म। के लिए, वो भी एक है। और आजकल एमएचए ने मैंडेटरी कर दिया है, पिछले साल ही आया था न्यूज रिपोर्ट में, कि हर एक फोरेंसिक इंपॉर्टेंट रहेगा पुलिस स्टेशन में। तो आई थिंक द इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना चाहिए, साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन पुलिस स्टेशन।
अब ऐसे नया वेपन आज थेलियम यूज हुआ है, कल कुछ और यूज होगा, तो हम्म कैसे पता लगा सके? तो इसमें सोचना चाहिए। ये ले सकते हैं नीचे वाला, मियर लाइकिंग अ पोस्ट नॉट ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट। हाँ, तो यहाँ पे आईटी अच्छा एक्ट है ये। हम बात कर सकते हैं, आईटी एक्ट 2000। सो liking a post on any social media platform like Facebook या X, जो formerly was Twitter, it cannot be punishable under Section 67 of the Information Technology Act because it does not amount to publishing or transmitting that post. मतलब लाइक कर रहे हो आप, उसको शेयर नहीं कर रहे हो. So this thing has been highlighted by Allahabad High Court, and now this becomes again कैसे चीजें minutely we are looking into things, because ये भी कहीं ना कहीं मिसयूज ही किया जाता है कि अगर आपने लाइक किया तो अज्यूम किया जाता है कि आप उस चीज को सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हो. तो बट एक्चुअली if we go into again details as it has been upheld by the Allahabad High Court also, कि this does not amount to any kind of offense under the IT Act. So कोई पोस्ट है, मैसेज है, it can be said to be published when it is posted. तो पोस्ट होने के बाद माना जाता है कि अब वो पब्लिश हो चुका है, इट इज पब्लिक. एंड टू बी ट्रांसमिटेड व्हेन इट इज शेयर्ड, या आप उसको रीट्वीट कर रहे हो. तो बेसिकली डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं कि लाइक कर सकते हो, आप उसको शेयर कर सकते हो. तो जब उसको आप शेयर करोगे तब वो ऑफेंस हो सकता है. सो दैट्स देयर. एंड अच्छा था ये हाँ, डिस्क्रिप्शन ये बिटवीन अच्छा लाइक है एंड शेयर मतलब. रिट्वीट। हाँ, अगर ऐसा कोई सेंसिटिव कंटेंट अगर आप उसको लाइक कर रहे हो तो आई गेस. नहीं, मेन बात है गलती से लाइक हो गया तो, हाँ, वो चीज ऐसे है. में स्क्रॉल कर रहे हो लाइक हो गया। हाँ, वो बिल्कुल है वो अब चीज. कि शेयर नहीं हो सकता, और हम्म या फिर आप खुद से आप पोस्ट नहीं कर सकते, टाइप करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ. तो आई थिंक ये ठीक Liking is है। not enough to attract this Section 67 of the IT Act. वी हैव टेकन दिस वन, So कतार this has केस। been covered. और मानसी पर ये भी ले सकते हैं, मतलब बस स्टार्टिंग वाला जो हेडिंग है वो ले सकते हैं Hmm. ऊपर। This व्हेन one वी टॉक अबाउट, नहीं साइड लेफ्ट वाला, बीजेपी promises drug free Mizoram. is wrong. When we talk about drug trafficking और drug issue, we generally consider केरला हो गया या फिर पंजाब हो गया। We don't have any clue about the मिजोरम issue. मिजोरम में जो ड्रग कल्चर है, जो ड्रग इशू है, वो हाईली, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा है पंजाब से, लेकिन हमें पता ही नहीं मिजोरम में ऐसे। तो ठीक एक है. अच्छा और इसको हाँ, लिख सकते। मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी वल्नरेबल एरिया, क्योंकि जब हम गोल्डन ट्रायंगल की हाँ बात करते हैं तो वो अगेन इट इज क्लोज हाँ। टू दैट पर्टिकुलर रीजन, तो वल्नरेबल तो रहता ही है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. एंड तो अगेन इंडिया ड्रग भी. डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर वुड बी एस्टैब्लिश्ड, हम्म और उसके साथ ही साथ बाकी बच्चे लोग को रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया जाएगा। विमेन और गर्ल स्टूडेंट को एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, ताकि, और स्पोर्ट्स एकेडमी भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि जो बच्चे ड्रग कल्चर में फंस गए हैं उनको भी एक सहारा मिले बाहर निकलने का। हम्म तो आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट द GS3 सिक्योरिटी पार्ट, तो वी कैन टेक अप मिजोरम एज एन एग्जाम्पल, वो उठाए। स्पेसिफिकली अगर हम अगेन पंजाब की भी बात कर रहे हैं, तो फ्यू टाइम लाइक अगो वी वर डिस्कसिंग थोड़े लाइक इंटरेस्टिंग और क्या मेजर्स ले सकते हैं स्पेसिफिकली पंजाब स्टेट में. सो नॉर्थ ईस्ट में भी मेरे हिसाब से वो एप्लीकेबल हो सकते हैं. तो वन वाज की गोल्डन टेम्पल में आप स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हो, स्पेसिफिकली वो स्कूल स्टूडेंट्स पे फोकस था कि वहां पे यू विल बी टेकिंग द प्लेज ऑफ नॉट बेसिकली गोइंग इनटू ऑल दिस थिंग्स लाइक हैविंग ड्रग एंड ऑल दैट. सो एक मतलब ये रिलीजियसली आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस करके, बिकॉज कहीं ना कहीं अगेन स्कूल स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज्यादा एथिकल हो जाता है. सो दैट इज वन थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी वर आल्सो डिस्कसिंग कि स्पेसिफिकली पंजाब में जो इंडस्ट्री है, सो पंजाब इंडस्ट्री जो है वहाँ पे अगेन आप जो यूथ फॉलो करता है, स्पेसिफिकली सिंगर्स, बहुत फेमस सिंगर्स आते हैं पंजाब से. सो इवन अगर सिंगर्स इस चीज को लेंगे एज अगेन अ कैंपेन, अगर उनका एज इन्फ्लुएंसर्स उनको लिया जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मास स्केल पे इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो ये कुछ मेजर्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे ड्रग ट्रेड के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ये अप्रोच तो रहेगी रहेगी. ओके बात।
इंटरनेट पेनिट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में इट इज लाइक ऑलमोस्ट हम 80% की जो पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज में जो रिसाइड करती है, दे हैव एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट. सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड वी हैव बीन सीइंग कि अगेन जो ई कॉमर्स के अराउंड पूरा रेवोल्यूशन देखने को मिला स्पेसिफिकली आफ्टर COVID-19. तो कैसे it was made possible because of again access and affordability to the high speed internet. and अब हम focus भी कर रहे हैं कि rural areas में भी कैसे it can become a part of the lifestyle of the people and gradually it is increasing. तो वहाँ पे भी high speed internet availability is important. BharatNet again project है which we are running की जो पंचायत bodies हैं, they are having the access to internet facilities. We are coming up with kind of hotspots, पब्लिक हॉटस्पॉट्स जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल रहेगा. रेलवे स्टेशन पे भी ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं. सो दिस वुड बी इम्पोर्टेंट. एंड इसमें अगेन 5G सर्विसेज के अराउंड जो हाउ बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G in terms of the latency and जो technical terms हैं, that becomes important for us to know. Apart from this internet में क्या और कुछ possible areas जो आप highlight करना चाहोगे औशिक? इवन हाँ, इंटरनेट इंटरनेट में की भी बात करते हैं आप. एक तो सर्वर का हो जाएगा कि डेटा लोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उसके के लिए जो डेटा सेंटर है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है नोएडा में. अच्छा, सबसे बिगेस्ट डेटा सेंटर था, ताकि जो इंटरनेट हम लोग यूज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका सेफ्टी कैसा है, क्या अपना जो डेटा सॉवरेंटी पर इंडिया खड़ा उतर रहा है, ये सब सोचना चाहिए. मतलब हम्म. अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि इंडिया तो मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेगा ही. आने वाले समय में गूगल चिप्स डिजाइनिंग, यहाँ पर फोर्थ पैराग्राफ में लिखा हुआ है साइड में, राइट साइड में, तो गूगल डिजाइनिंग में बढ़ ही रहा है. इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनस आईफोन्स एंड ऑल्सो अदर फोन्स कंपार्टमेंट. ये सब कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ डेटा सेंटर का है. तो आई थिंक इन कमिंग ईयर्स मोर डेटा सेंटर वुड बी एस्टैब्लिश्ड, हम्म. एंड जो लॉ है विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वो भी पास हो सके. और साथ के साथ लाइक 5G की तो हम बात ही कर ही रहे हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, क्या 6G में इंडिया एज अ लीडर इमर्ज हो सकता है? बिकॉज 5G के केस में समवेयर वी टॉक्ड अबाउट कि इंडिया मिस द बस एंड कंपेयर टू अदर कंट्रीज. तो क्या 6G में इंडिया लीडर की तरह इमर्ज हो सकते हैं? एंड सेकेंड जो कंसर्न है हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, फर्स्टली सप्लाई चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की अगर हम बात करें तो वहां पे चाइना डोमिनेट कर रहा है. सो कैसे अब उस केस में भी हम सेल्फ सफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली लाइंस में. सो दिस बिकम्स अगेन एन इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं. मानसी, जो लेफ्ट साइड है न्यूज, ऊपर हम्म. ऊपर वाला, हाँ, न्यूज क्लिक एचआर हेड सीक्स बेल. और ये पता है आपको, न्यूज क्लिक वाला जो इशू है, नहीं, पूरा इशू नहीं पता, बस मतलब यही है मतलब कि मैं ब्रीफ यूएपी. बताया तो 2 लाइन में इसको यूज कर सकता है एग्जाम्पल में, मीडिया एथिक्स में, या फिर कुछ चाइना का क्या इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो एलिगेशन. बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, उसने एक आर्टिकल निकाला था आज से 2 महीना पहले. उसमें बताया था कि कैसे जो चाइनीज बिजनेसमैन है इन यूएसए, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक पब्लिक माइंड माइंड इन यूएस एंड इंडिया ऑल्सो. तो हम्म. उन्होंने एक नाम बताया था कौन कौन न्यूज मीडिया और नेशन है जो चाइनीज बैंक अकाउंट या चाइनीज बिजनेसमैन के अंडर में काम करते हैं और एक तरह से पैसा लेते हैं उनसे. हम्म. तो उसमें से एक था न्यूज क्लिक इंडिया का, बाकी यूएस का भी था कोई कोई, तो इंडिया का बात करें सिर्फ यहाँ पर. तो हम्म. उसके बाद फिर ईडी का रेड आया, और फिर एनआईए का भी आया रेड, और युवा पिया. पहली बार है कि ऐसा हुआ है कि जो भी मीडिया पर्सन है उसके उनके खिलाफ युवा पिया का एक्शन एलिगेशन लगा है ऑन बीइंग अ प्रो चाइना प्रोपेगेंडा मशीनरी. तो अभी इसी पर चल रहा है इशू कि न्यूज क्या, तो क्या क्या कंट्रोवर्सी इस पर है. 3 कंट्रोवर्सी है जो इसमें सोच सकते हैं. क्या मीडिया पर्सन पर जो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपागेंडा कर रहे थे, क्या उनके ऊपर युवा पे लगना चाहिए? ये पहला इशू है. सेकेंडरी, कि जो चाइना का एक फायर वॉल मैकेनिज्म, कि वर्ल्ड में कोई भी सोशल मीडिया कंपनी जो गया, हम लोग हो गए, ई कॉमर्स को प्रमोट नहीं कर सकते चाइना के अंदर में, लेकिन चाइना प्रमोट करता है थ्रू यूज ऑफ डेमोक्रेटिक अपने यहाँ. क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है ना, तो वो सब इम्प्रूव वो चाहता है कि कैसे इन्फ्लुएंस करे. तो 2 ये हो गया इशू. थर्ड वुड बी कि युवा पिया क्या कोई
एक एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं है कि कब कब यूज किया जाए, तो हम्म। किनके ऊपर लग रहा है वो भी एक चैलेंज है। तो 3 चैलेंजेस है और अभी केस चल रहा है इसके ऊपर। तो आई अनलॉफुल थिंक, एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो मेजरली वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट, हाँ, उसके तो लिए। यहाँ पर लगा कि प्रो चाइना प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट में लगा, हाँ, तो पहली क्या बार इसको मीडिया आप के ऊपर। मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी अगेन प्रॉपर आइडिया, उसका भी कॉन्टेक्स्ट के टर्म्स में क्लैरिटी होना इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि टेररिज्म क्या कहलाएगा, ये तो हाँ। प्रोपेगेंडा कहलाएगा बेसिकली। हाँ, एंटी नेशनल, क्या ये हाँ एंटी किसी नेशनल और। भी बोल सकते हैं, लेकिन टेररिज्म है, मतलब टेररिज्म बहुत डिफरेंट होता है एज हाँ, कम्पेयर टू दिस। तो हाँ, तो क्या ये ये एक सेडिशन चैलेंज। का एक एक्ट हो सकते हैं, हाँ, मतलब वो सेडिशन पे और हो एक्ट सकता, हाँ। के अंदर बुक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, या फिर क्या यही एक्ट एप्ट है ज्यादा, तो ये कुछ। इसमें क्यों किया गया था ना, एक रीजन था इसमें, उन्होंने बताया कि यूरोपिया में ना बेल का प्रोविजन है ना, वो 3 महीने का वाला है, कि हम्म। आप 3 महीना तक बेल नहीं ले सकते, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला। हम्म। लेकिन बाकी सब में बेल आप ले सकते हो। तो तो क्या बेसिकली। करते हैं ना कोई, हाँ, कोई भी जो ईडी हो गया, सीबीआई, एनआईए, इन लोग क्या करते हैं कि इस युवा पे ठोक देते हैं पहले, फिर 3 महीना में इन्वेस्टिगेशन करके जो भी निकलता है हम्म। मटेरियल, उसको यूज करके फिर आगे बेल का प्रोविजन और घटा देते हैं फिर। हम्म। ऐसे क्या होता है, बेल पहले ही मिल जाता है ना, तो उनको मौका नहीं मिलता है। तो एक है फिर चैलेंजेस ये है हाँ, वो या फिर थोड़ा। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी आ जाती हैं हाँ। कि क्या ये हम्म, चीज भी इसकी हाँ। वजह से मिस यूसेज ऑफ दिस एक्ट, इट लीड्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आल्सो। यस मानसी, आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट की है कि कोर्ट्स शुड नॉट गो बाय द बैकग्राउंड ऑफ द विटनेस अलोन। तो मतलब डेफिनेटली विटनेसेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे कि ऑफन विटनेसेस दे टर्न हॉस्टाइल एज वेल, बट यहाँ पे जो बात की जा रही है कि खाली या फिर ओनली ऑन दिस वन पर्टिकुलर फैक्टर की विटनेस का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे पूरा फाइनल वर्डिक्ट नहीं आना चाहिए। सो अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट डिक्लेयर द रेप्यूटेशन of a person based upon its own opinion merely because a person is educated and said to be God fearing. That by itself will not create a positive reputation. So again important aspect है जो highlight किया गया है। एंड ऑफन डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस चीज का इन्फ्लुएंस होता है कि अगर पर्सन इज एजुकेटेड एंड गॉड फियरिंग, तो हु इज इनोसेंट या फिर वो सच ही बोल रहे हैं, तो ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो उसमें भी एविडेंस की इम्पोर्टेंस ज्यादा रहती है रादर देन गोइंग जस्ट merely बाय द बैकग्राउंड। सो यहाँ पे जो केस था, सुप्रीम यस। कोर्ट हैज रिलीज्ड अ मैन सेंटेंस टू अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन अ मर्डर केस आफ्टर लर्निंग कि जो इंटायर केस था अगेंस्ट हिम, इट वाज बेस्ड ऑन द ब्लाइंड ट्रस्ट in the spotless reputation of the star witness as a literate and God fearing person. तो यहाँ पे जो witness था, he was a star, he or she was a star, and उस basis पे completely जो decision रहा वो सिर्फ इस basis के ऊपर रहा कि जो witness था वो star था, and वो again literate भी है, educated है, God fearing है, तो वो झूठ बोल ही नहीं सकता है। So इसकी वजह से again a person was sentenced to life imprisonment. So this person has been released by the Supreme Court now. So now we can move forward. तो ये देख सकते हैं कि वाई मिजोरम में हाईएस्ट नंबर ऑफ वी कैन टेक अप कैंसर द रेट। नेक्स्ट सेशन, मानसी, जो ओके, हाँ, नेक्स्ट वी कैन कंटिन्यू इन पार्ट। वीडियो। ओके, ओके।